फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हम अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, चैप्टर हमारा 11 है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या? देखिए, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल तथा फिनॉल के भौतिक तथा रासायनिक गुण, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है अल्कोहल एंड फिनॉल के। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि अल्कोहल और फिनॉल, अगर हम पूछ दें नॉर्मल में कि अल्कोहल क्या है, तो आपका क्या आंसर आएगा कि कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ अगर OH समूह है तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं। तो ये बात सही है। अगर हम पूछते हैं कि फिनॉल किसे कहते हैं तो आपका क्या आंसर आएगा? आपका आंसर यही आएगा कि बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ है OH समूह तो इसे हम कहते हैं फिनॉल। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है। दोनों में मेन रूप से अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्या है? OH समूह। लेकिन OH अगर रिंग से जुड़ा हुआ है तो फिनॉल कहलाएगा। अगर कार्बन की श्रृंखला खुली हुई है तो उसे हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं कि अगर कोई OH समूह एल्कील समूह से, एल्कील का मतलब क्या हुआ? कार्बन की खुली श्रृंखला, या फिर मतलब एल्कील समूह से अगर जुड़ा हुआ है OH तो यह एल्कील वाला अल्कोहल कहलाता है। अगर यही एरिल, ठीक है, एरिल जिसे कहते हैं एरिल, एरिल का मतलब क्या हुआ? रिंग से जुड़ा हुआ OH है तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़, तो हमें ये देखना होगा। सबसे पहले हम भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, भौतिक गुण हम देखने जा रहे हैं। भौतिक गुण में ये भी आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम भौतिक गुण, रासायनिक गुण आखिर में पढ़ती क्यों है, ये पहले बात तो हमें पता होना चाहिए। देखिए, जैसे हम अल्कोहल पढ़ लिए, अल्कोहल का मतलब समझ में आता है कि नहीं? मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत से लोग केवल एक मतलब टॉपिक के नाम पर पढ़ते हैं कि हाँ ये अल्कोहल है, लेकिन अगर हम इसे देखिए देसी भाषा में अगर इसे बोले तो अल्कोहल का मतलब हुआ शराब, जिसे दारू कहते हैं। ठीक है, अब बहुत से लोग को क्लियर हो गया होगा कि हाँ अब हम जान गए कि अल्कोहल क्या होता है। इसको बनाने की विधि भी हम देख चुके हैं। अब फिर से लोग पेज वो पलटेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप ट्राई मत कीजिए, देखिए क्या होता है। अल्कोहल तो हमने जान दिया कि अल्कोहल क्या हुआ। हम बात कर रहे थे भौतिक गुण पे। ठीक है, तो भौतिक का मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम किसी व्यक्ति के, आप अल्कोहल को छोड़िए, मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या फिर कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर हम इससे अगर किसी व्यक्ति से हम पूछ दें कि इसका भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण में आप क्या उसका बता सकते हैं? मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, तो आप बाहरी रूप से क्या देख सकते हैं? भौतिक गुण का मतलब क्या हुआ? बाहरी रूप से क्या हुआ? ठीक है, तो मान लीजिए कोई लड़की है तो आप बता सकते हैं कि इसका रंग इस तरह है, सांवला है, गोरा है, काला है, जो भी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है। ठीक है, यही चीज़ तो है भौतिक गुण। और रासायनिक गुण अगर हम पूछते कि रासायनिक गुण क्या है, तो आपको ये देखना होगा कि ठीक है, बाहर से तो ये ऐसे दिखती है, बहुत सिंपल दिखती है और इसका व्यवहार भी समझ में आता है कि अच्छा है, लेकिन अंदर से कैसी है, मतलब अपने परिवार वालों के प्रति कैसा रिएक्शन वो करती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी लड़की कोई काम कह दे तो वो करती है या नहीं, या तुरंत झगड़ा कर लेती है, या फिर कैसे, मतलब उसके अंदर की प्रॉपर्टीज क्या है, उससे हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं भौतिक गुण, किसका? अल्कोहल और फिनॉल का। और इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्वथनांक। ठीक है, अब क्वथनांक क्या होता है? देखिए, क्वथनांक का मतलब क्या हुआ कि गर्म करने पर ये कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, ये चीज़ होता है क्वथनांक। अब देखिए, क्वथनांक में हम क्या देखेंगे कि ये जो सी मतलब कार्बन से जुड़ा हुआ OH समूह है, यह किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। और इसमें हम देखेंगे जैसे ये कार्बन जो है यह आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, और इधर देखा जाए तो यह इस रिंग में भी कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों अल्कोहल और फिनॉल में अगर कार्बन की मतलब जो कार्बन की श्रृंखला है, अगर उसमें वृद्धि हो रही है तो क्या होता है?
तब वहाँ पर वान डर वाल्स बल जो है वह बढ़ता है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये वान डर वाल्स बल क्या होता है। पहले हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए क्वथनांक, क्वथनांक हेडिंग बनाया और यहाँ पर हमने लिखा है एल्कोहल और फिनॉल की क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 कार्बन है, अगर यहाँ पर 3 कार्बन हो जाता तो इन दोनों में अगर पूछा जाए कि किसका क्वथनांक अधिक होगा, इन दोनों में, ठीक है। हम इस तरह लिखा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एन का प्रयोग कर लिए हैं। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसमें से अगर पूछा जाए किसका क्वथनांक अधिक होगा तो आपका आंसर आना चाहिए ये। अब हम पूछेंगे क्यों, तो यहाँ पर पाया जाता है वान डर वाल्स बल, ठीक है। अगर आप वान डर वाल्स बल नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब के बारे में हम 11th में पढ़ते हैं। आपसे 12th में नहीं पूछेगा कि यहाँ पर किस कारण से हुआ, बस जानते रहिए कि हाँ वान डर वाल्स बल के कारण होता है, जो कि मैं कभी ना कभी डिस्कस कर दूंगी कि वान डर वाल्स बल क्या होता है। अगर मान लीजिए हम तो केवल कार्बन की श्रृंखला हमने बोला है, ठीक है, कार्बन की संख्या में वृद्धि के साथ साथ अगर यहीं पर, ठीक है, यहीं पर अगर हम क्या कर दें, दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हम लिख दे रहे हैं, फिर आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए एल्कोहल में शाखन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है। अब आपको नोट्स क्या बनाने होंगे, देखिए ये चीज़ लिख लीजिएगा, मैं जैसे जैसे लिखाते जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये दोनों चीज़ हमने बताया, तो आप इस 1 और 2 पॉइंट के बीच में ये एग्जाम्पल अपने से लिख लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इसको हमने क्यों लिखा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि एल्कोहल में शाखन बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए कार्बन 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 है, यहाँ पर OH लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम यही चीज़, ठीक है, एक कार्बन और मान ले रहे हैं, ठीक है, अगर यही चीज़ हम इस तरह पे, अब यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम इस तरह से भी तो डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। 4 कार्बन यहाँ पर भी है, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एल्कोहल में शाखन, अब ये शाखन बढ़ा कर नहीं, शाखन का मतलब क्या हुआ, ब्रांचेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रांच बन गया, ये अगर कार्बन की नंबरिंग किया जाएगा तो ये तीनों हो जाएगा एक लाइन में और ये हो जाएगा शाखा के रूप में, ब्रांच के रूप में, ठीक है। अब इसमें अगर पूछा जाए कि इन दोनों में क्वथनांक किसका अधिक होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए ये वाला जो है, इसका क्वथनांक अधिक होगा। अब हम पूछेंगे क्यों इसका क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर शाखन पाया जा रहा है और हमने पढ़ा है कि शाखन बढ़ने पर क्या होता है, कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें अगर कहीं पर भी ब्रांचेस आ जाते हैं तो उसका क्वथनांक जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो मेनली रूप से देखा जाए तो ये रहा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और विश्वास मानिए क्वेश्चन इस आपके एग्ज़ाम में तो हम पहले बताते हैं कि 12th में बहुत कम इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और हम क्यों बोलते हैं कि इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे COET हो गया, नीट हो गया, उसमें इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि क्वथनांक क्या है, इस तरह नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि इसमें से क्वथनांक किसका अधिक होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, पॉइंट है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एल्कोहल और फिनॉल में OH समूह अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर एल्कोहल आया तो हम मान लेते हैं कार्बन की श्रृंखला को R और यहाँ पर OH, ठीक है। फिनॉल का मतलब क्या हुआ, रिंग से, यहाँ पर रिंग है इससे जुड़ा हुआ OH। अब इसमें मतलब OH और इसके बीच में OH और देखिए OH समूह अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मान लीजिए इसी तरह ढेर सारे समूह जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़ेंगे, R हो गया, उसके बाद क्या होता है कि R जो है O से डायरेक्टली अटैच है और हाइड्रोजन हम मान लेते हैं कि ये H से भी डायरेक्टली अटैच है। अगर मान लीजिए यही समूह फिर से आ जाए तो वह किस तरह जुड़ेगा, तो समझिए O से H जुड़ा है तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं कि H जुड़ जाएगा और इससे H से O डायरेक्टली जुड़ेगा और इस O से R डायरेक्टली जुड़ेगा। अगर मान लीजिए फिर से यही समूह आ जाए तो क्या हो जाएगा, अब O है तो O से क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, फिर इस H से O डायरेक्टली जुड़ेगा, फिर R यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, फिर यही O है, फिर H
से डायरेक्टली जुड़ेगा, फिर ये H जो है O से डायरेक्टली जुड़ेगा, फिर ये जो O है यह R से डायरेक्टली जुड़ेगा। मतलब क्या हुआ, इसी तरह से यह पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यह बॉन्ड बनाते हैं। तो हमने ये डैश डैश क्यों बनाया है? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर में यह डैश डैश क्या है। डैश डैश का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर खाली स्थान है आप इसको लगे भरने, नहीं, इसी बॉन्ड को कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन आबंध जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा होता है अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध, जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आबंध। तो देखिए हाइड्रोजन आबंध तो यहाँ पर पाया ही जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध किस में पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा फोन का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर आपको कहीं पर भी ये दिख जाए, ये तीनों मतलब आपस में कहीं जुड़े हुए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर तो हमने अल्कोहल में देखा, फिनॉल में कैसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध पाया जाएगा? तो देखिए अंतरा आणविक अगर देखा जाए तो फिनॉल में इजीली पहचाना जा सकता है। तो कैसे? देखिए बेंजीन हो गया, ठीक है, हम बेंजीन डायरेक्ट बना दिए। अब यहाँ पर इस बेंजीन से O तो डायरेक्टली अटैच होता है और इससे जो है H डायरेक्टली अटैच होता है। इसके बाद मान लीजिए दूसरा बेंजीन आ जाए तो क्या होगा कि यहाँ पर H जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, और ये जो O है ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच होता है, और ये जो ऑक्सीजन है इससे रिंग डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, इसी तरह ये भी जुड़ता जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है, उसे देखिए। अब कहेंगे कौन सा पॉइंट है? देखिए आणविक द्रव्यमान जो होता है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब ये क्या होता है? देखिए अगर हम मान लीजिए CH3 CH2OH बोल दें, इसका हम पूछ दें इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो हमने आपको बता भी चुका है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें तो कैसे होगा? देखिए यही दो कार्बन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इससे स्ट्रक्चर को क्या हम इस तरह भी बना सकते हैं कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए C रहेगा, हम हाइड्रोजन कभी नहीं दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद इस ऑक्सीजन को हम अगर बीच में कर दें, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर भी 3 हो गए और यहाँ पर भी 3 हो गए। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? 2 है, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 3 इधर हाइड्रोजन, 3 इधर, कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। अगर इन दोनों का हम मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें, मॉलिक्यूलर मास कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए अब दोनों को हम एक ही तरह से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ, तो 1 कार्बन रहता है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, मतलब इसका एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। तो क्या हो जाएगा? 12 होता है, तो 2 कार्बन है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जितने भी एटम अलग अलग रहते हैं उसको हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इसका एटॉमिक मास परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऑक्सीजन जो है इस पर जो इसका जो एटॉमिक मास होता है वह 16। आप देखते होंगे कि 8O16 लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह कार्बन जो होता है 6 से 12 भी लिखा जाता है, हाइड्रोजन जो होता है 1H1 लिखा जाता है। तो हमने इस तरह से अब इसे हम जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 12 दूनी के 24 प्लस 6 प्लस 16। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 6, अगर 24 और 6 जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 30, 40, 46 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका भी सेम यही मॉलिक्यूलर मास आता है। और देखिए मॉलिक्यूलर मास दोनों का सेम है, इसका भी 46 आया, इसका भी 46 आया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक है वह बराबर होगा? जी नहीं,
यहाँ पर कभी भी ये मत सोचिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास और इसका मॉलिक्यूलर मास दोनों का 46 आ गया तो इसका मतलब इन दोनों का कैरेक्टर जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। जी नहीं, ये इसका क्वथनांक डिफरेंट होगा और इसका भी क्वथनांक डिफरेंट होगा। बुक में दिया हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ पर बता दे रहे हैं कि इसका जो है क्वथनांक वह 351 केल्विन है और इसका जो है इसका है 248 केल्विन। समझ सकते हैं आप कितने का अंतर है। मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूलर मास जो है वह समान होते हुए भी कितने का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विलेयता। अब ये क्या है, देखिए इसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो देखिए एल्कील अथवा एरिल, एल्कील अथवा एरिल का मतलब एल्कोहल अथवा फिनॉल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एल्कोहल अथवा फिनॉल समूहों के आकार बढ़ने के साथ साथ घटती है और समूहों के साथ बढ़ने के साथ साथ आकार घटती है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अधिकांश निम्न आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहल जल में सभी अनुपात मिश्रणीय होते हैं। मतलब अगर निम्न आणविक द्रव्यमान, जैसे बहुत कम आणविक द्रव्यमान है, तो जितने भी अल्कोहल है वो सभी जल में क्या होता है, चाहे वो किसी भी अनुपात में हो, वह जल में मिल जाते हैं। बस इसका मतलब यही है। तो ये रहा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, सभी जितने भी थे। अब हम देखने जा रहे हैं इसका रासायनिक गुणधर्म क्या होता है अल्कोहल और फिनॉल का। देखिए रासायनिक अभिक्रिया देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज बस उतना ही है, अब हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो है यह बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हम कहेंगे हाँ ये लंबा थोड़ा प्रक्रिया है, तो जो कि आज के लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, जितना पढ़ना है उतना तो पढ़ेंगे ना। देखिए नाभिक रागी अभिक्रिया के द्वारा होता है एक, और एक होता है इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया देखिए इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, क्या एक होता है नाभिक रागी, एक होता है इलेक्ट्रॉन रागी। अब ये रागी क्या है, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए जैसे कार्बन हो गया, आप देखेंगे OH जुड़ा होता है, या फिर कार्बन की ये जो रिंग वाली है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी OH जुड़ा होता है, आप देखते ही होंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि इन दोनों का, ठीक है, अगर हम किसी और मेटल के साथ रिएक्शन करा दें, मान लीजिए कि यही जो है इसका हम HX के साथ रिएक्शन करा दें और इसमें भी हम HX के साथ मतलब हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन ले लें, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करा दें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस जो OH में है, ठीक है, ये जो कार्बन में जो OH जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर O से डायरेक्ट बॉन्ड टूटेगा कि या फिर H के बीच बॉन्ड टूटेगा, मतलब यहाँ पर CO के बीच बॉन्ड टूटेगा या फिर OH, मतलब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा या यहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन मुक्त करेगा कि OH दोनों मुक्त करेगा, हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर OH के मध्य, मतलब OH के मध्य बंध टूटा है या फिर CO के मध्य आबंध टूटा है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं नाभिक रागी का, पहले देखिए, ठीक है, नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कार्बन की श्रृंखला R हो गया OH, ठीक है, इसका रिएक्शन हम किसी भी मान लीजिए कार्बन के साथ करा दें, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस कार्बन ने अपना पूरा बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, यहाँ पर प्लस चार्ज है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना लिया होता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, एक बॉन्ड की कमी होने के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कराने पर यही तो बना सकता है ना, R हो गया O हो गया। अगर मान लीजिए ये बॉन्ड बनाना चाहेगा तो इस हाइड्रोजन को हटाकर ये कार्बन यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आ जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया। अब इस ऑक्सीजन पर एक अलग से पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये केवल 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पर तो ये 3 बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए नाभिक रागी हुआ। अब क्या होता है कि इसका जो हाइड्रोजन है यह मुक्त हो जाता है। जब यहाँ पर ये रिएक्शन जब आगे बढ़ता है तो हाइड्रोजन जो है वह मुक्त हो जाएगा। मुक्त होने पर क्या हो जाएगा कि R जो है O हो जाएगा यहाँ पर, और C। अब यहाँ पर कार्बन तो अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, अब यहाँ पर से मुक्त हो जाएगा हाइड्रोजन आयन,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर किसके बीच बंध टूटा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि यहाँ पर तो O और H के बीच आबंध टूटा। तो हमें कैसे पता चला कि OH के मध्य आबंध टूटा, तो यह किस में आएगा, तो यह नाभिक रागी में आता है। नाभिक रागी में क्या होता है, O और H के बीच का जो बॉन्ड है वह टूटता है। ठीक है, अभी हम एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, डिटेल में हम बताएंगे कल, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन रागी का एक एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए अगर हम मेनली रूप से देखें, पहले हम इसको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए R है, ठीक है, अगर इसी को हम क्या कर दें कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर हम अलग से अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ले आए, ठीक है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं अलग से OH मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगा, क्या R हो गया OH। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो केवल 2 बॉन्ड ही बनाना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब आ जाएगा इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि फिर से यही रिएक्शन जो है यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस हुआ है OH यहाँ पर H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक कोई निगेटिव वाला पार्ट आता है, मतलब मान लेते हैं Br अगर अकेले है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा। तो ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ से क्या होता है, तब जैसे Br आता है तब इसके बीच बंध टूटता है, तो क्या बन जाता है R, यहाँ पर देखा जाए तो Br जुड़ जाएगा और इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। हटाने का मतलब क्या हुआ, देखिए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन का है तो क्या हो जाएगा H2O बन जाता है। अब आपका आंसर ये तो नहीं रहेगा ना कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ गया, इसमें तो केवल H2O ही है। देखिए यहाँ पर एक अलग से ना ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया था, यहाँ पर इस हाइड्रोजन से जुड़ा था, यहाँ पर इस हाइड्रोजन से, यहाँ से R से, लेकिन ये वाला तो टूट गया। तो टूटने पर क्या होगा कि 2 ही बॉन्ड बचा, 2 बॉन्ड हमने लिख दिया, तब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो हट ही जाएगा ना। अब यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ये R जो है अकेला रहा, अकेला रहने पर ये आता है न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफिलिक, इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। तो बस यहाँ पर क्या टूटा है, कौन सा बॉन्ड, तो देखिए R और O, मतलब यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन रागी हुआ। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड कैसे टूटेगा, बस यही वाला। अब ये तो रहा एक तरीके से देखा जाए तो ये मैकेनिज्म रहा रासायनिक अभिक्रिया अल्कोहल और फिनॉल के, लेकिन हमने देखना क्या है, हमसे ये पेपर में नहीं पूछेगा कि यहाँ पर क्या कैसे हुआ ये सारे रिएक्शन, जी नहीं, हमसे पूछेगा कि यहाँ पर नाभिक रागी हुआ या फिर इलेक्ट्रॉन रागी हुआ या फिर किसी एलिमेंट्स के, ज़्यादातर रिएक्शन वाला ही पार्ट पूछता है। ठीक है, तो जिसमें बहुत से कन्फ्यूजन रहता है हम लोगों को कि यहाँ पर OH के मध्य बंध टूटेगा या RO के मध्य बंध टूटेगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या देखें, अल्कोहल फिनॉल के पहले भौतिक गुण में हमने देखा क्वथनांक क्या होता है, फिर हमने देखा कि इन सब को पॉइंट वाइज लिखे हमने, फिर एग्जाम्पल एक एक समझाएं, फिर हमने देखा कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, फिर हमने देखा कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अगर 2 एटम के एक ही जैसे हों तो क्या उनका क्वथनांक एक ही जैसा होगा, तो आंसर इसका नहीं रहा। ठीक है, और विलेयता क्या होता है, इसको भी हमने देखा कि शाखन बढ़ता है तो विलेयता कम होती जाती है। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें 2 पार्ट आते हैं, एक होता है नाभिक रागी, एक होता है इलेक्ट्रॉन रागी। नाभिक रागी कब होता है, जब OH के मध्य बंध टूटता है तब, और इलेक्ट्रॉन रागी कब होता है, जब R और O के मध्य बंध टूटता है। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।